बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 इंडिविजुअल डिफरेंसेस। टॉपिक है ग्रुपिंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ग्रुपिंग की हम मेजर 4 अप्रोचेस को पढ़ते हैं। मेजर 4 अप्रोचेस कौन सी हैं? बिटवीन क्लास एबिलिटी ग्रुपिंग, विद इन क्लास एबिलिटी ग्रुपिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। बिटवीन क्लास एबिलिटी ग्रुपिंग से क्या मुराद है? बिटवीन क्लास एबिलिटी ग्रुपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है ग्रुप बनाने के हवाले से। उसकी वजह यह है कि ये जो तरीक़ाकार है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये ख़ास क्लास के ख़ास हिस्से के बच्चों को तो फ़ायदा पहुंचाती है। जो टॉप लेवल पे जो बच्चे होते हैं 10 to 15% मैक्सिमम कह लें, लेकिन जो मिडिल लेवल पे जो बच्चे होते हैं या लोअर एबिलिटी लेवल के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती। लेकिन फिर भी बहुत सारे मुल्कों में इसकी प्रैक्टिस चल रही है, ख़ासतौर पर अमेरिका में इसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बल इसका एक पर्पज़ तो यह है कि जो बहुत हाई अचीवर बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन जहाँ जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ वहाँ के इसके फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं। बहरहाल जो आपके पास बिटवीन क्लास एबिलिटी ग्रुपिंग है, इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो मेथड ऑफ ग्रुपिंग के ऊपर है, ना कि कंसेप्ट के ऊपर है। अब हम स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं ग्रुपिंग को। बिटवीन क्लास एबिलिटी ग्रुपिंग विद रिस्पेक्ट टू बिटवीन क्लास एबिलिटी ग्रुपिंग, रिसर्च डज नॉट सपोर्ट दिस स्ट्रेटजी इन टर्म ऑफ लर्निंग फॉर ऑल the students assigned to the top level, perhaps the top 10 to 15% seems to be benefit from this type of grouping। यही बता रहा है कि ये विद बिटवीन क्लास एबिलिटी जो ग्रुपिंग है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है सारे स्टूडेंट्स की लर्निंग के हवाले से। सिर्फ 10 से 15% जो स्टूडेंट्स हैं उसको इनका जो है फ़ायदा होता है। जो मिडिल लेवल पे जो बच्चे हैं या लोअर मिडिल लेवल पे बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। And although this is still a popular practice in American education, some school system are opting to eliminate it। ओवरऑल कहते हैं अमेरिका में ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन फिर भी कुछ स्कूल इस तरीका इंतखाब को फ़िलहाल ख़त्म करते जा रहे हैं। You might ask the question, why do we use an educational practice that only benefits a small number of students but is detrimental for most? अब ये क्वेश्चन है कि जब इससे सारे स्टूडेंट्स को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर ये प्रैक्टिस क्यों ज़्यादा चल रही है? जब सिर्फ थोड़े से लेवल के बच्चों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाती है। तो अब वही बात कि जब सारे बच्चों को इसका फ़ायदा नहीं होना और सारे में से थोड़े से बच्चों को इसका फ़ायदा होना है तो फिर ये प्रैक्टिस जो है तो इसका मतलब ये नुकसानदेह है। बहरहाल मकसद सिर्फ यही होता है कि कौन सी टेक्निक कहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। तो हो सकता है 10 से 15 बच्चों को ये टेक्निक बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही हो, तो डेफिनेटली फिर इसी टेक्निक को हम उन बच्चों के लिए तो कम से कम यूज़ करेंगे ना। और ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी के ज़रिए बच्चों को डील किया जाए, एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज यूज़ कर ली जाती हैं। तो एक तरह का रिजल्ट हासिल करने के लिए इस तरह की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है। The major problem with between class grouping is the method of grouping rather than the concept of it। असल मसला क्या है बिटवीन क्लास एबिलिटी ग्रुपिंग में? कहते हैं क्लास एबिलिटी ग्रुपिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो तरीकाकार है, जिस तरीकाकार से इसको अप्लाई किया जाता है उसमें प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब जब एबिलिटी की बेस के ऊपर हम ग्रुपिंग बनाते हैं तो उसके लिए साफ ज़ाहिर है कि आपको कोई ना कोई एक सेट क्राइटेरिया बनाया हुआ होगा। कोई टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, या टेस्ट से फर्दर आगे टेस्ट लेते हैं। रीडिंग, अब साफ ज़ाहिर है जब बच्चों को आप चेक करते हैं तो मुख्तलिफ बच्चों की मुख्तलिफ एरिया में एबिलिटीज़ होती है। कोई रीडिंग में अच्छा होता है, कोई लैंग्वेज में अच्छा होता है, कोई आर्ट्स में अच्छा होता है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा होता है। तो इस बेस के ऊपर जब बच्चों से टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट लिए जाएंगे या फर्दर आगे टेस्ट लिए जाएंगे तो उससे बच्चों की एबिलिटीज़ आएंगी, और एबिलिटीज़ जब आएंगी तो उन्हीं एबिलिटीज़ की बेस के ऊपर 2 तरह के ग्रुप बनेंगे, या होमोजीनियस ग्रुप बनेंगे या हेट्रोजीनियस ग्रुप बनेंगे। डिफरेंट एबिलिटीज़ होंगी तो हेट्रोजीनियस ग्रुप हो जाएंगे, और सेम एबिलिटी की बेस पे ग्रुप बनाया जाएगा तो आपके पास होमोजीनियस आपके पास ग्रुप बन जाएगा। तो आपके पास फॉर द मोस्ट पार्ट ability groups are determined by composite score on the standardized test of basic skill or on subset test score for reading, language, art and mathematics। आपके पास जो ग्रुप बनाए जाएंगे एबिलिटी की बेस के ऊपर वो टेस्ट लेके बना लिए जाएंगे।
वो आपके पास स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक भी लिया जा सकता है, एक से ज़्यादा टेस्ट भी लिए जा सकते हैं। हाउएवर स्टूडेंट नॉलेज एंड एप्टीट्यूड मे नॉट बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल एरिया ऑफ द कंटेंट बीइंग स्टडीज। इस बात से तो हम मुत्तफिक हैं कि सारे बच्चों का एक जैसा नॉलेज नहीं हो सकता, सारे बच्चों का एप्टीट्यूड मीन एक जैसी अहलियत नहीं हो सकती है। तमाम के तमाम एरियाज में कोई किसी एरिया में अच्छा होगा, कोई किसी एरिया में अच्छा होगा। परहैप्स मल्टीपल ग्रुपिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रीरिक्विजिट skills might provide a different picture of availability for between class grouping। अच्छा, आपके पास तो साफ है, जब इस तरह की बात होगी तो आप रिक्विजिट आप कर लेंगे कि कुछ शराइत तय कर लेंगे स्किल्स के हवाले से है। इसी तरह से आपके पास जब और उन शराइत की बुनियाद के ऊपर जब ग्रुप बनाएंगे तो फिर उनके ऊपर आप अमल दरामद जब आप करेंगे है एबिलिटी का मीन आपके पास क्या आ जाता है अमलदारी करना। तो उसकी बेस के ऊपर एक पिक्चर आपके पास आ जाएगी जिसकी बेस के ऊपर आप बिटवीन क्लास ग्रुपिंग बना सकते हैं। Another problem that research has found with between class grouping is the teacher expectation and the quality of instruction are often lower for lower track groups। एक और मसला वो कहता है कि जब हम बिटवीन क्लास ग्रुपिंग की बेस के ऊपर बच्चों को डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे जो सेम टीचर होने के बावजूद उसकी जो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट हो जाएगी। अच्छे बच्चों के लिए और होगी, दरमियाने बच्चों के लिए और होगी, और लोअर अचीवर के लिए और हो जाएगी। तो इस तरह से भी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर है वो भी चेंज हो जाती हैं। तो टीचर्स हैव ऑब्जर्व्ड द सेम टीचर्स इन बोथ लोअर एंड अपर लेवल ग्रुप एंड हैव ऑब्जर्व्ड अ मेजरेबल डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस इन दीज क्लासेस। तो वही बताया गया है कि एक ही टीचर है, दो डिफरेंट ग्रुप में वो दो मुख्तलिफ तरीकों से परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। Teachers are generally not as well organized and they use different strategies for questioning when they have entire classroom composed of lower ability students। वो मजीद इसके बारे में बता रहा है कि जब लोअर एबिलिटी स्टूडेंट्स के ग्रुप में जाएगा तो इतना ज़्यादा कंपोज नहीं होगा, इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होगा, ज़्यादा रिलैक्स होगा, फ्लेक्सिबल होगा। लेकिन जैसे ही वो अच्छे लेवल के बच्चों में जाएगा तो ज़्यादा कॉन्शियस होगा, ज़्यादा वर्केबल पोजीशन पे होगा, और ज़्यादा एक तरह से अपना जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल जब वहाँ पे शो कर रहा होगा। तो कहते हैं ना, जिस तरह की क्लास होती है टीचर का मूड भी उसी तरह से वो बन जाता है पढ़ाने का। अच्छी क्लास होती है तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक वे में पढ़ा रहा होता है, दरमियानी क्लास होती है तो उसी तरह से उसका टेम्पो कम हो जाता है, लोअर क्लास होती है तो और उसका टेम्पो कम होता है। असूलन तो नहीं होना चाहिए, लोअर पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, दरमियानी में जो है उस पर भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और जो हाई अचीवर है वो तो वैसे ही थोड़ी सी गाइडेंस पे चल पड़ते हैं, लेकिन फिर हमारा टीचर भी उसी हवाले से फ्लेक्सिबल हो जाता है। A final problem with between class grouping is that students may begin to lower their own expectation when they are placed in a lower level class। This is in turn impact their achievement, which in turn impact their self concept with respect to academic achievement। इसमें बच्चे के हवाले से प्रॉब्लम को डिस्कस करता है कि जिस बच्चे को आपने पहले ही ग्रुप बना के ये शो कर दिया है कि आप लो अचीवर हो है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैसे डाउन हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड है ना, एक सेक्शन हम बना लेते हैं जो बहुत अच्छे बच्चों का होता है, दूसरा सेक्शन दरमियाना होता है, तीसरा उससे भी निकम्मा होता है। जो सबसे अच्छा टीचर होता है उसको अच्छे ग्रुप में भेजते हैं, दरमियाने को दरमियाने में भेजते हैं, निकम्मे टीचर को जो है वो निकम्मी क्लास में भेज दिया जाता है। उनकी जब आपस में कंपेरिजन करते हैं, वैसे तो टीचर निकम्मा नहीं होता, तो उससे आप क्या होगा कि बच्चा जो पहले से उसको बता दे मैं तो अच्छे ग्रुप में नहीं गया, तो उसकी एक्सपेक्टेशन पहले ही डाउन हो जाएगी। अब डाउन एक्सपेक्टेशन के साथ वो कैसे मुमकिन है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे? तो ये भी एक कहता है इस तरीकाकार की जो ग्रुपिंग है उसमें एक इशू आता है। अच्छा, which in turn impact their self-concept with respect to academic achievement, particularly in the specific class, which consequently negatively impact the teacher's expectation and so on। तो ये बात हमने कर ली है। It is this class cyclical nature of the impact of ability grouping that may be most determinal। तो इस तरह आपके पास ये कहते हैं साइक्लिक नेचर है कि आपके पास जिस तरह से आपकी ग्रुपिंग होती है उसी तरह से जो है उसका सारा एनवायरनमेंट सेट हो जाता है पढ़ने पढ़ाने के हवाले से। तो ये बात बड़ी फिर खतरनाक है या नुकसानदेह है। तो ये चंद एक प्रॉब्लम्स भी हमने इसके पढ़े और इसके फायदे भी पढ़े। फायदा इसमें किसका है? जो हाई अचीवर्स हैं, और वो 10 से 15% होते हैं। बाकी जो मिडिल अचीवर हैं या लोअर अचीवर हैं वो ज्यादा अच्छा इस ग्रुप के जरिए लर्न नहीं कर सकते। दूसरा है जी विद इन क्लास एबिलिटी ग्रुप। बिटवीन के बाद जब हम विद इन क्लास एबिलिटी ग्रुप करते हैं, इस तरीके कार से जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो ये ओवरऑल सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है।
तो जब ज़्यादा बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी तो इसका मतलब ये वाली तरीकाकार या ये वाली स्ट्रेटेजी है ये ज़्यादा पॉपुलर होगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट्स पहुंचा रही है। ऑन द होल research tends to support within class ability grouping as beneficial to the learning of most students। वही बता रहा है कि आपके पास ऑन द होल जो रिसर्च है वो किसको सपोर्ट करती है, विद इन क्लास एबिलिटी ग्रुपिंग में। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बच्चों के लिए, मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल है। इट सीम्स टू बी मोर फ्लेक्सिबल एंड कंसिक्वेंटली लेस स्टिग्मेटाइज्ड, क्योंकि ये ज्यादा फायदेमंद है और कम नुकसानदेह है, ये कम, इसके डिसएडवांटेजेस कम है। हाउएवर दिस रिसर्च इज बेस्ड ऑन स्मॉल सैंपल ऑफ क्लास, लेकिन इसके लिए फिर जरूरी है जो क्लास का साइज है वो स्मॉल हो। क्योंकि क्लास का साइज क्यों स्मॉल हो? क्योंकि हमने फिर इसके दो ग्रुप बनाने होते हैं, दो ग्रुप बड़े बड़े बन जाएंगे तो उनको फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए फिर आज का जो ट्रेंड है वो कंप्यूटर सपोर्ट के जरिए जो है इस एबिलिटी को अप्लाई किया जाता है। आपने जो है उसके लिए आपके पास इसके हवाले से एबिलिटी ग्रुप अचीव टीचिंग के जरिए जो है, द एबिलिटी ग्रुप एक्टिव टीचिंग के जरिए जो है इसको मैनेज किया जाता है। एंड देयरफॉर नीड कंसीडरेबल एडिशनल रिसर्च। इन एडिशन देयरफॉर स्पेसिफिक मेथड सीम्स टू बी इंपॉर्टेंट। द एबिलिटी ग्रुप एक्टिव टीचिंग AGAT एक टेक्निक है डिस्कस बाय साल है स्लेविन 1994, ये रिसर्च का हवाला दिया हुआ है। इज एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव मेथड इन जनरल इफ विद इन क्लास एबिलिटी ग्रुपिंग इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड द टीचर मे वांट टू हैव ओनली 2 ग्रुप्स सिंस इट विल मेक द ग्रुपिंग प्रोसेस इजियर टू मैनेज। अब इसके लिए क्योंकि क्लास का साइज जब कम होगा तो टीचर उसके लिए क्या करेगा, क्लास के 2 ग्रुप बना लेगा और 2 ग्रुप बना के दोनों ग्रुप्स को बैन बैन लेके चलेगा। और उसके लिए उसने जो तरीकाकार बताया हुआ है वो AGAT है। AGAT किसका एब्रीविएशन है? एबिलिटी ग्रुप एक्टिव टीचिंग। और इसका वो पूरा जो है हवाला दिया हुआ है कि स्लेवन ने विद एग्जांपल इफेक्टिव टीचिंग के जरिए जो है विद इन क्लास एबिलिटी ग्रुपिंग को समझाया हुआ है। थर्ड है जी कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग कब होती है? जब डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है, हेट्रोजीनियस ग्रुप जिसे हम कहते हैं। उसकी बेस के ऊपर जब आप ग्रुप बनाएंगे तो वहां कोऑपरेटिव लर्निंग होगी। कोऑपरेटिव लर्निंग से क्या मुराद है कि अगर हम 3-4 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं या ज्यादा का बनाते हैं तो हर बच्चे की डिफरेंट एबिलिटी होती है, टास्क सेम है। उस टास्क सेम के अंदर जब छोटे छोटे टास्क बनाए जाएंगे, जिस टास्क के हवाले से जो बच्चा ज्यादा सूटेबल होगा उसको वो हिस्सा असाइन किया जाएगा। क्योंकि वो उस हिस्से के हवाले से ज्यादा एक्सपर्ट होगा तो वो अपनी एक्सपर्टीज के जरिए दूसरे बच्चों को वो हिस्सा ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएगा। और सारे जब वो मिलके उसकी पूरी पिक्चर बनाएंगे तो वो कंसेप्ट, वो टास्क बहुत अच्छा हल हो जाएगा। तो इस तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है बच्चों को लर्निंग के हवाले से। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इन विच स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन हेट्रोजीनियस ग्रुप। हेट्रोजीनियस समझते हैं ना, जो मुख्तलिफ एबिलिटीज के बच्चे होते हैं। इन माय ओपिनियन कोऑपरेटिव लर्निंग इज वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च्ड एजुकेशनल इनोवेशन ऑफ द लास्ट 2 डिकेड। तो उसने वो भी बता दिया कि आखिरी 2 अशरे से ये जो तकनीक है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। व्हेन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली इट कैन हैव ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। और कहता है अगर इसको सही तरीके से अप्लाई किया जाए बच्चों के ऊपर तो इसके हैरान कुन नतायज बच्चों के अचीवमेंट के हवाले से आते हैं। लास्ट आपके पास क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की समझ आपको आराम से आ जाएगी अगर आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की समझ आ जाएगी। हमने पढ़ा हुआ है हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की सूरत में। तो इसलिए साफ ज़ाहिर है कि जब इस तरह से मुख्तलिफ होगा तो हर किसी को इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन भी चाहिए, इंडिविजुअल अटेंशन भी चाहिए, इंडिविजुअल लर्निंग भी चाहिए। उसके लिए फिर वो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के जरिए जो है वो बच्चों को जब डील किया जाता है तो उससे वो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। साफ ज़ाहिर है कि जितना फिर अच्छा कंप्यूटर होगा, उसकी असिस्टेंस होगी, उतने अच्छे बताए जाने का फ्यूचर में फिर जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं। वाइल इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इज लॉजिकली द बेस्ट वे टू डील विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस के ऊपर बच्चों को पढ़ाना है और लेके चलना है तो उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन सबसे बेस्ट है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश, लेकिन कहते हैं इस प्रैक्टिस को करना काफ़ी मुश्किल है। आपको पता ना कि जब हम इंडिविजुअल करेंगे तो एक्टिव लर्निंग पे चले जाएंगे। एक्टिव लर्निंग में फिर हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमारे यहाँ तो ग्रुप के जरिए पढ़ाने की प्रैक्टिस है, लेक्चर मेथड के जरिए पढ़ाने की प्रैक्टिस है, एक्टिविटी बेस्ड और एक्टिव टीचिंग जो है उसकी तो प्रैक्टिस ही नहीं है। तो उसके लिए जब हम उसको करने की तरफ जाएंगे तो साफ ज़ाहिर है कि शुरू की प्रैक्टिस में काफ़ी मुश्किल आएगी। ऑन इनोवेशन दैट मे चेंज दैट इज कंप्यूटर। अब इनोवेशन के जरिए कहता है कि ये चीज काबिल अमल है और वो किसके जरिए? जैसे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन एक टर्म है CAI,
On the whole, CAI has not yet delivered on its promise to revolutionize teaching and instruction. However, my expectations are that with the more powerful computers now available at reasonable price, we will begin to see an impact on achievement in the near future. तो वही बताया हुआ है कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के जरिए जो है इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल इंस्ट्रक्शन के जरिए हम ये है ये आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे नताइज आप हासिल कर लेंगे। उसकी वजह ये होती है कि टेक्नोलॉजी की भी एक लिमिटेशन होती है। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास अच्छे रिजल्ट आएंगे, उतनी एक्सपेक्टेशंस आपके पास ज़्यादा होती जाएंगी। तो अब हमारे जैसे डेवलप कंट्रीज़ में तो साफ ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ ही ये चीज़ें बेहतर होनी है। पहले वही टेक्नोलॉजी डेवलप कंट्री के पास आती है, बाद में हमारे जैसे मुल्कों के पास आती है। बहरहाल जैसे जैसे पॉसिबल हुआ इस असिस्टेंस को अप्लाई करना बच्चों के ऊपर इंडिविजुअलाइज लर्निंग के हवाले से, तो फ्यूचर में उतने ज़्यादा अचीवमेंट्स के इम्पैक्ट जो है वो आपके पास आते जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ग्रुपिंग की समझ आ गई होगी कि ग्रुपिंग है तो चार अप्रोचेस को आपने डिस्कस किया। बिटवीन है आपके पास क्लास ग्रुपिंग, विद इन क्लास ग्रुपिंग, आपके पास कोऑपरेटिव लर्निंग, और आपके पास आ जाता है इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस है। बिटवीन जो है वो थोड़े से हिस्से को जो टॉप अचीवर होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होती है। विद इन जो है वो तकरीबन मोस्टली बच्चों के लिए होती है, इसलिए इसके 2 ग्रुप बना लिए जाते हैं और उस तरह से उनके ऊपर टेस्ट अप्लाई किया जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस कम से कम है या ड्रॉबैक्स कम से कम है, बिटवीन के ड्रॉबैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर उनका जिन बच्चों को फायदा उनको फायदा भी बहुत है। कोऑपरेटिव लर्निंग उन बच्चों के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं जो डिफरेंट एबिलिटीज के होते हैं, और इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है उसमें ग्रुप नहीं होता, हर इंडिविजुअल अलग से ट्रीट होता है। उसमें फिर CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन को हम अपने सपोर्ट के लिए इस रिजल्ट्स को बच्चों की लर्निंग के रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।